So in planning, it is a famous saying, when you are not checking the work is not completed. So when work is not checked, work is not completed. So whenever we start doing the training process, we must focus on the planning. Why we must focus? Because we having a limited time. In the limited time, we have to just achieve the goal, and goal is the most important thing. Whatever our goal, like if we just want to win the district level, this is our goal. Just to qualify the certain level, West Zone tournament maybe, or South, or whatever, or just this time planning to just participate in the senior nationals. Maybe after 4 or 5 years, we can plan to win the medal in the senior nationals. So planning is the basis of the training, that we can say. प्लानिंग को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द बेस. ये हमारा बेस बनता है और बहुत ही कम यूज किया जाता है. मैक्सिमम जो हमारे जो फर्टिलिटी में जो हम लोग बात करें तो बहुत कम यूज करते हैं. दे आर यूजिंग वेरी लेस. So if we just define the planning in simple language, like planning is basically just listen carefully. Planning is basically is to develop the sports person, develop the personality, educate the sports person, and development of the personality at the right age of the time, at the particular period of time. If the teacher or the coach is able to do so, then his or her planning is wonderful, is great. So this is basically like I'm just talking about the planning. So overall, it is a process. It is not like that one day you apply, another day you are not applying the planning. It is not like that. It is a continuous process and a planned process. देखिए, जब भी प्रोसेस की बात आ जाती है ना, तो ये आप समझिएगा, प्रोसेस एक बहुत छोटा सा वर्ड दिख रहा होगा आपको. तो इससे आपको ये नहीं देखना है कि ये जो छोटा सा जो वर्ड है, पर ये जो प्रोसेस है ये बहुत बड़ा है. यानी इसको अगर हम देखते हैं तो वी जस्ट से इट इज अ प्रोसेस, मींस प्रक्रिया. यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. अगर आपको कहीं अचीव करना है, अचीवमेंट के लिए, तो एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज यूजिंग द प्लानिंग whoever is successful. आप एक कंपनी की बात कर लीजिए, एक इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, वो भी बिना प्लानिंग के रन नहीं करते हैं. एक छोटा सा आप बिजनेस की बात करेंगे, बहुत छोटा सा बिजनेस की बात करेंगे, तो वो भी प्लानिंग के बिना नहीं चलता. अच्छा, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? ऑडिबल है? यस सर. यस सर. तो आप सोचिए, एक छोटा सा एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, जोमेटो. आप लोगों ने सुना होगा, जोमेटो एक स्टार्टअप था, और आज वो उसका जो मार्केट कैप है वो टॉप, जो इंडिया की टॉप 20 में जो आती हैं उसमें आ चुका है, उसका मार्केट कैपिटल. तो एक छोटा सा था बिजनेस, और उसने किस प्लानिंग से उसने अपने को सक्सेसफुल लेके गए. फिर से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत अनटच टॉपिक रहता है. मैक्सिमम लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं. अभी क्या होगा, अब जैसे ये स्लाइड देखेंगे तो कहेंगे यार इतना सारा, इसमें सारी चीजें यार, हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे. ये देखिए, ये आपको मैं बहुत सिंपल मैनर में लेके जाऊंगा. अगर आपको समझ नहीं आएगा तब भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, पर इसको मेन हमें जरूरत है अपने ट्रेनिंग में लाने की, अपने मतलब रेगुलर ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करने की, इनकॉर्पोरेट करने की.
अब होता क्या है आपको मैं बताता हूँ, माइकल फेलिप्स, एवरीबॉडी नोज अबाउट द माइकल फेलिप्स, जानते हैं सभी लोग। एक माइकल फेलिप्स था जिसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अगर आप देखेंगे उसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, और शायद अभी उसका ब्रेक जल्दी होने वाला नहीं है रिकॉर्ड। तो स्विमिंग में उसने 365 डेज ही इज प्रैक्टिसिंग फॉर कंटिन्यूअस फॉर 6 years। वो 6 साल तक 365 डेज विदाउट एनी संडे, विदाउट एनी फेस्टिवल, किसी भी तरह का उसने फेस्टिवल एंजॉय नहीं किया, किसी भी तरह का संडे एंजॉय नहीं किया, और उसने 6 साल तक वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में था। आप सोचिए वो उस विगरस, उस हार्ड लेवल की वो ट्रेनिंग कर रहा था। तो ये उसने ऐसे नहीं कर ली कि रातों रात उसको इतने मेडल्स मिल गए, उसने उसके लिए उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस। यही दैट इज आई जस्ट वांट टू फोकस, द प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, और अल्टीमेटली व्हाट, जैसे हमने पहले बताया था, हमारा अल्टीमेटली क्या, डेवलप द पर्सनैलिटी एंड द स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो बेसिकली प्लान इज द आउटकम ऑफ द प्लानिंग। हमने कुछ प्लानिंग किया एंड देन वी प्लान समथिंग फॉर दैट। अगर हम इसे स्मॉलर लैंग्वेज में बात करेंगे तो प्लान इज बेसिकली आउटकम ऑफ द प्लानिंग, एंड बेसिकली इट इज अ written document so that we can focus in the future training। अगर आपके पास कुछ रिटर्न में है, लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा अच्छे से वो काम कर पाते हैं। अच्छा, आप जब मार्केट में जाते हैं, इफ यू वांट टू बाय इन द ग्रोसरी शॉप, यू हैविंग अ लिस्ट। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना लिस्ट के जाते होंगे, और अगर जाते होंगे बिना रिटर्न डॉक्यूमेंट के, बिना रिटर्न के, तो ग्रोसरी शॉप में मैक्सिमम होता है क्या है, वो बहुत सारा सामान क्या हो जाता है, छूट जाता है। वी मिस सम इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द शॉप। तो इट हेल्प्स, ये ग्रोसरी शॉप में अगर हम देखेंगे तो वहां पर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट की वैल्यू, द सेम फॉर फ्यूचर ट्रेनिंग वी मस्ट रिक्वायर्ड अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। एंड ट्रेनिंग प्लान इज बेसिकली केयरफुली डिटरमाइंड एक्शन प्रोग्राम। ये बड़ा ध्यान से बनाया जाता है प्रोग्राम। It basically depend upon the level of the player, training state of the player, timing of the sports, resources of the sports, resources and facilities we have। हमारे पास क्या resources हैं, हमारे पास क्या facilities हैं, ये सारी चीजें determine करती हैं to achieve our goal। And achievement of the goal is only possible when we done a goal setting, when we determine a goal। जब हमने कुछ गोल सेटिंग करी होगी, हमारे पास कुछ गोल होगा, then afterwards we are able to achieve our goal। Then this is a simple definition that I already told you, just for sake of the knowledge। It's basically a development of personality, sports performance, enable the sportsman to achieve best performance at the age of high performance। This definition is given by Harry in 1986। So I just already told you about the ultimately जो हमारा एम होता है जो इसका प्लानिंग का, वो यही है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अचीव करनी है, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एट द राइट एज ऑफ द टाइम। अगर हम ये सारे डेफिनेशन को सिंपल आपको बताएं तो सिर्फ यही बात आती है, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, achievement of the highest performance at the right age of the time। Then afterwards we move towards the importance of the planning। Now what is important, why? अब यह क्वेश्चन जो आता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या होता है बेसिकली कि भाई हम क्यों करें। अब क्वेश्चन तो यहाँ पर ये आ रहा है ना कि जब ये वाई वाला, जो वाई बनता है तो बड़ा ये होता है वाई। तो ये वाई का जवाब है बेसिकली, ये हमें ये अगर समझ में आ गया तो वी हैविंग अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू अचीव। ओके,
देन इंपॉर्टेंट टूल यूटिलाइज बाय कोच, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं हम वो यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लानिंग। ये हम आगे बात करेंगे कैसे और होता है, फर्दर स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएगा टूल्स की क्या बात हो रही है। कंडक्टिंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब हमारे पास भाई फॉर एग्जांपल वी हैविंग अ 30 डेज, अब 30 डेज के लिए हम कितना अच्छे से हम अपना प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। उसको हम क्या साइंटिफिक मैनर में लेके जाएंगे, क्या हम 30 डेज को प्रैक्टिकली यूटिलाइज करेंगे, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसमें। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने लगता है व्हेन द कोच और टीचर इज हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। यू आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से यू लर्न सो मेनी थिंग्स, and what you must also require a professional expertise, that you must having a good practical knowledge also. When you having a good practical knowledge, when you have a good theoretical knowledge, then afterwards coach or teacher can apply in the play field. Until and unless teacher or coach can't apply the professional expertise, so it must required आपका एक सर्टेन लेवल पर आपका एक प्ले होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल आपका साउंड होना चाहिए। ये अब ये नहीं, ये ऐसा है कि आप बिल्कुल उसको वहां परफॉर्म कर रहे हैं, बट यू मस्ट नो ऑल द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यू मस्ट नो द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, आपकी बॉल की वेलोसिटी क्या होती है, किस 7 नंबर पोजीशन पर क्या चेंज आ जाता है व्हेन द प्लेयर इज प्लेइंग ऑन द पोजीशन नंबर 7, व्हेन द प्लेयर इज प्लेइंग ऑन द पोजीशन नंबर 5, एंड व्हेन द सेम प्लेयर जस्ट कम्स ऑन द 6 बिकमिंग अ पिवट प्लेयर। तो ये सारे पोजीशंस पर और फोर्ड के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, फोर्ड पर कैसे खेला जाता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटर बैक पर क्या क्या प्रेशर्स आते हैं। तो ये इसके आप ये सारी चीजें अगर आप इसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, अगर ये आपको नहीं है, तो माइट बी यू आर नॉट एबल टू डिलीवर दोज थिंग्स टू योर स्टूडेंट्स, आप अपने स्टूडेंट्स पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे until and unless आप उसके बारे में कितना भी आपको, जब तक एक बहुत फेमस है, you have to find the depth of the water when you get inside the water body on the lake। अगर आपका लेक की गहराई जाननी है तो आपको उसमें उतरना पड़ेगा, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको एक प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज जरूरत होती है along with the theoretical knowledge। अब बहुत सारी बातें क्या हो जाती हैं, we miss those theoretical aspects also। भाई 140 km की स्पीड से पर आवर की स्पीड से इस समय बॉल थ्रो किया जा रहा है, कितने लोगों को पता है 140? आप सोचिए, मैं आपको 2000 की बात बताता हूँ, 2000 में जो स्पीड थी वो बॉल थ्रोइंग की, जो गोल शूटिंग हो रही थी, दैट इज 109 थी, 109। इट कम्स टू 120 in 2009 and 10, and now one of the player of the Denmark, एंडरसन, जो आप उसको देख सकते हैं, उसको अगर आपको टाइम मिले, वंडरफुल प्लेयर, इतना बढ़िया प्लेयर है, और क्या जंप शूट हाई करता है, अल्टीमेट, और किस वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 140 km पर आवर। यू जस्ट बिलीव 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी से ही इज थ्रोइंग द बॉल इनसाइड द गोल नेट विद द एक्यूरेसी। देखिए एक्यूरेसी के साथ, ये नहीं कि बॉल फेंक दिया वो फ्लाई करके बाहर चले गए गोल पोस्ट से, विद द एक्यूरेसी के संग थोड़ा सा बॉल वेलोसिटी कम होता है। तो ये चीजें तभी काम करेगी व्हेन दीज थिंग्स यू हैव। तो सर्टेन लेवल ऑफ प्लेइंग एबिलिटी इज रिक्वायर्ड, सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इज आल्सो रिक्वायर्ड, and along with you must the person must having a theoretical and the practical knowledge is very essential, very essential। What is the demand of the goalkeeper? गोलकीपर की क्या डिमांड्स होती हैं? जब बॉल फेस पे पड़ता है तो कैसा फीलिंग आता है? अगर समटाइम्स जिसको हुआ है वो पता चलता है कि व्हाट इज द फीलिंग उस गोलकीपर के वो आ रही होगी, तो क्या कब चेंज करना है, व्हाट इज द, जब एंकल स्प्रेन होता है
तो एंकल स्प्रेन के बाद कितना टाइम लगता है टू गेट बैक टू रिकवर्ड इन द पर्टिकुलर इंजरी। नी में इंजरी होता है, शोल्डर इंजरी हो रहा है, डिफरेंट टाइप, क्योंकि टसल इज कंटिन्यूअस। इंजरीज आर नॉर्मली नॉर्मल थिंग है। अगर आप देखेंगे तो इंजरी इज वेरी नॉर्मल, इंजरी एक पार्ट है। तो वो इंजरीज, शायद ही कोई स्पोर्ट्समैन है जिसको बिना इंजरी के वो बड़ा हुआ होगा या वो उसने अचीव किया होगा। तो उसको जब ये सारी चीजें पता होती कि कितना टाइम लगेगा, कितना ये है, व्हेन आई गिव द एंड्योरेंस ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है, कंटिन्यूस एक मैच खेल रहा है, 7-8 मैचेस के बाद क्या प्रेशर आ जाता है प्लेयर्स पर, ये सारी चीजें तभी काम करती हैं व्हेन ही और शी हैविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। Now, in continuous, we must having some objective also. The planning must based on the objective. अब देखिए मैं इसको एक वर्ड में भी खत्म कर सकता हूँ, पर मैं अभी आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ, आप समझिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी मैनी, पर गोल इज ऑलवेज वन। अब जैसे आपका टारगेट इज टू विन इन इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, आप इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में जीतना चाहते हैं, आपकी टीम को आप चाहते हैं कि वो विनर हो जाए या इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल में चैंपियन हो जाए। तो ये आपका गोल हो गया, पर उसके लिए आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं। वेदर योर टीम हैविंग अ टेक्निकल एबिलिटीज, वेदर दे आर साउंड इन टैक्टिक्स, वेदर दे हैविंग अ गुड फिजिकल फिटनेस। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट वी हैव टू डिसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। And we must try to just achieve those objectives in the test and during the competition. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी चीज है, ये जो आपके जो ऑब्जेक्टिव है, दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड इन द पर्टिकुलर टेस्ट और इन द पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन। जो भी हमारा जो कैलेंडर में जो हमने डिसाइड किया है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि ये चीज हो। So whenever you start giving your training, always begin with the test of the athlete. आप अपने जो हैंडबॉल प्लेयर है उसका हमेशा आप टेस्ट लीजिए, यू बिगिन विद द टेस्ट। और उसको टाइम टू टाइम कैसे चेक किया जाता है, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, कमिंग स्लाइड हम बताएंगे आपको कैसे होता है ये। तो ऑलवेज आपने देख लिया, जैसे आपने सेशन स्टार्ट किया, यू स्टार्ट विद द टेस्ट, फिर उसके बाद कुछ आफ्टर 2 months or 3 months यू अगेन टेक द टेस्ट, वेदर योर प्लानिंग इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या हो जाता है मैक्सिमम, मैं देखिए मैं उन पॉइंट्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझिए कि ये जो ये होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव इज नॉट डिसाइड, तो प्लीज मेक द ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। And always begin with your training with the test or your trial. देखिए ट्रायल्स हमेशा स्टार्ट होने चाहिए, और आपका जब भी आप ट्रायल्स ले रहे हैं तो ऑलवेज विद द टेस्ट। तो आपको अपने जो टेस्ट लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टेकिंग द टेस्ट आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो फ्रूटफुल नहीं होगी, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है नहीं पता। तो सिंपली ये मैं जब नेक्स्ट टॉपिक होगा आगे के फर्दर, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कैसे हाउ टू कंडक्ट अ टेस्ट फॉर एन हैंडबॉल प्लेयर। एक हैंडबॉल प्लेयर के लिए, फॉर अ हैंडबॉल प्लेयर के लिए हाउ टू कंडक्ट अ टेस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज गिव फोकस ऑन द लेस ट्रेनेबल एबिलिटीज। अब लेस ट्रेनेबल एबिलिटीज पर हमेशा फोकस करना चाहिए। एंड ऑल्सो गिव मोर एम्फेसाइज ऑन द लेट मैच्योरर रादर टू द अर्ली मैच्योरर। देखिए मैं अगर मेरी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अर्ली मैच्योरर और लेट मैच्योरर, इसके बारे में मुझे कोई बता सकता है? एनीवन?
What is early maturer? हाँ. Anyone would like to participate? मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से. हाँ. कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता. व्हाट इज अर्ली मैच्योरर, व्हाट इज लेट मैच्योरर? देखिए बहुत जरूरी है. आप इस टॉपिक को बिल्कुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा. ये सारे टॉपिक उसी से रिलेट कर रहा है. यू मस्ट पार्टिसिपेट. अर्ली मैच्योरर्स एंड लेट मैच्योरर्स, व्हाट इज द मीनिंग? हाँ जगजीत सिंह जी बोल रहे हैं. हाँ बोलिए. क्वेश्चन. Early maturer and late maturer, what is the meaning of, what do you mean by this early maturers and late maturers? अर्ली मैच्योरर और लेट मैच्योरर से आप क्या समझते हैं? सर अर्ली मैच्योरर मतलब जो इससे रुक जाओ नीलो रुक जाओ, तुम रुक जाओ. यस सर. हाँ नीलो. हाँ तुम. एनीवन एल्स? अर्ली मैच्योरिटी और सीखने में थोड़ा फर्क पड़ेगा. लेट बंदा आदमी. आवाज आ रही है क्या उनकी? आप लोगों को आवाज आ रही है? नो सर. अच्छा कोई बात नहीं. और कोई बोलना चाहेगा? सर नीला सर, मैं बोलूं सर? नहीं. Anyone else would like to participate? देखिए यहीं से देखिए टीम सिलेक्शन का देखिए कहाँ से प्रोसेस खराब होना चालू होता है. मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ. आई थिंक सर जो जल्दी गेन कर लेता है और दोज हु कैन टेक इट अप अर्ली, और आई थिंक दोज हु आर अर्ली मैच्योर. ओके गुड. माहीवर्धन सिंह, गुड. ऑलमोस्ट वेरी नियर. ठीक है और आगे बढ़िए. सही है. अच्छा ठीक है माहीवर्धन, तुम्हारे पास एक प्लेयर आता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल. एक प्लेयर आता है और बहुत अच्छा खेलता है. एंड एक ऐसा प्लेयर आता है जो थोड़ा सा उससे कम अच्छा खेलता है. बिल्कुल नोवाइस है, बिगिनर है, नया है. जी. छोटी एज में सर, कम एज में बच्चे सीखने की कोशिश. हाँ तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? अच्छे, वो जो बहुत अच्छा खेलता है या जो अभी बिल्कुल बिगिनर है? प्रायोरिटी वो बिगिनर इज टैलेंटेड. बिगिनर बहुत टैलेंटेड है. जो प्रायोरिटी तो उसी को होगी जो अच्छा खेलता है. ठीक है. ओके थैंक यू. सर ये डिपेंड. हाँ बोलिए. उससे कोई सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. योर वॉइस इज ब्रेकिंग एक्चुअली. ठीक है चलिए. अभी अब क्योंकि मैं इस देखिए टॉपिक पे इसलिए फोकस करना चाह रहा था कि ये बहुत ही अनटच्ड टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. देखिए मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं. मैं आपको बता रहा हूं ये ही दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. वी आर फोकसिंग ऑलवेज ऑन द अर्ली मैच्योरर्स. एंड व्हाट हैपन जब अर्ली मैच्योरर्स होते हैं, आपने देखा होगा आपके पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत, मैं बिगनर अर्ली एज की बात कर रहा हूँ, जो लोग चिल्ड्रन ट्रेनिंग करते हैं. तो उनमें क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. उनका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होता है और थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ होता है. दे हैविंग अ गुड मोटर एबिलिटीज. मोटर कंपोनेंट्स उनके डेवलप होते हैं. उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है और वो क्या करते हैं 6th 7th 8th 9th क्लास में आते आते डोमिनेट करने लगते हैं ऑल टुगेदर, पूरे स्कूल में, उस टीम में या आपके जो क्लब में. पर व्हाट हैपन द सेम स्टूडेंट जब वो सेम
बड़ा होने लगता है, जब वो मैच्योरिटी लेवल इज अबाउट 19 और 20 इयर्स के आसपास आना चालू होता है, एंड देन द परफॉर्मेंस गोज डाउन, वहीं पर रह जाती है, स्टैग्नेशन हो जाती है। और यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग फोकस टू द लेट मैच्योर। अब होता क्या है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो लेट मैच्योर करते हैं, बट दे हैविंग अ टैलेंट, उनके पास बहुत टैलेंट होता है, पर अर्ली एज में उनका वो डेवलपमेंट नहीं होता। इससे होता क्या है, दे बेसिकली ज्यादातर कोचेस और टीचर्स उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड दे मिस द ग्रेट ग्रेट टैलेंट। वो वहां पर जो हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेनेवर वी आइडेंटिफाई द टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, वी मस्ट कंसीडर द लेट मैच्योरर्स। और यही प्रॉब्लम होती है। आप ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, आपने अपने यहाँ एक एकेडमी में या क्लब में आपने एक ट्रायल ऑर्गेनाइज करा, ट्रायल। अब आपके कुछ फ्रेंड्स जानते हैं आपको, ऐसा होता ही है, आपके फ्रेंड्स जानते हैं, तो उन्होंने पूछा कि सर आप क्या क्या कराएंगे, तो सर ने बोला कि वी विल कंडक्ट स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वी विल कंडक्ट 50 मीटर डैश, वी विल कंडक्ट मेडिसिन बॉल थ्रो, and we also conduct 2.4 kilometer running and then the agility shuttle run। ये सारा कुछ आपने बता दिया। अब क्या हुआ, जो आपका जो फ्रेंड थे या जो नोन पर्सन थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। अबाउट 6-7 मंथ्स और 9 मंथ्स, 1 साल से उन्होंने ट्रेनिंग कराई। आफ्टरवर्ड्स जब वो आपके एकेडमी में आए, वहां पर ऑलमोस्ट 20 बच्चे या 25 बच्चे आए, उसमें से 10 बच्चों को ये पहले से रेडी थे, जो सब कुछ पहले से उनको पता था, और वहां पर 10 बच्चे ऐसे आए जिनको कुछ भी नहीं पता था। उनने पहली बार मेडिसिन बॉल थ्रो किया, और उन्होंने पहली बार स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किया, उनको ये भी पता नहीं होता कि व्हाट इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। किन बच्चों का सिलेक्शन होगा आपके एकेडमी में? किन बच्चों का होगा सिलेक्शन? अभी आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हैं इससे? तो क्या वो जो बाकी बच्चे आए हैं, क्या वो टैलेंटेड नहीं है, क्या वो लोग अच्छे नहीं है, पर कौन बच्चे सेलेक्ट होंगे? एक्चुअली जो आपका जो टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, वो वहीं पर वेनिश हो गया। यानी आपका तो ऑलमोस्ट, उनको पहले से पता है टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। और यही बेसिकली यही हो जाता है कि जब भी हम लोग अर्ली और लेट मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो वो 2021 तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आफ्टरवर्ड्स उनका आप देखेंगे कि उनका परफॉर्मेंस एक फेज के बाद 110% डिटोरिएट होता है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च कंडक्टेड बाय सो मेनी पीपल, सो मेनी कंट्रीज। तो इसके बाद ही ये चीज टर्म निकल के आया कि नहीं, वी मस्ट फोकस टू द लेट मैच्योरर्स ऑल्सो। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अर्ली मैच्योरर्स को भूल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। तो थोड़ा सा बात ये आपको ये रखना है कि हमें फोकस इक्वल वेटेज देना है, और तभी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बाद में ज्यादा अच्छा रहता है लेटर। अब अगर आप ज्यादातर वर्ल्ड कंट्रीज में देखेंगे, तो उनका मेन फोकस यही रहता है टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर। और टैलेंटेड प्लेयर्स तभी पता चलेगा जब उनके पास कुछ एबिलिटीज होती हैं। फिर नाउ वी मस्ट फोकस ऑन द लेस ट्रेनेबल एबिलिटीज। लेस मींस जो कम ट्रेन किया जा सके, जिनको ट्रेन नहीं किया जा सकता। तो मैंने ऑलरेडी आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट what are the less trainable abilities, that is speed and the coordinative abilities, that is basically governed by the central nervous system। ये central nervous system से govern की जाती हैं। तो इसीलिए speed and coordinative abilities is less trainable compared to the strength, endurance and flexibility। अब ऐसा नहीं कि you can't improve the speed ability, बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं एक सर्टेन लेवल तक। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज भी आप सर्टेन लेवल तक इंप्रूव कर सकते हैं।
तो हमें इन पर भी फोकस करना चाहिए. We must focus on these aspects also, speed and the coordinative ability, not only focusing on the trainable ability. So like that, this is the most important thing. Just I want to convey you all, and it must be simple and suggestive. तो ये आपका सिंपल होना चाहिए और सजेस्टिव होना चाहिए, जिसको आप बता सके, सजेशन दे सके अपने बच्चों को. ऐसा नहीं है कि यू आर अप्लाइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ बार्सिलोना क्लब. आपने बार्सिलोना क्लब हैंडबॉल क्लब का, you are taking the plan and you are applying onto your club. आप ज्यादातर यही क्या करते हैं, बाकी अपनी रिक्वायरमेंट नहीं देखते हैं, अपनी लेवल नहीं देखते हैं, और वी आर जस्ट ट्राइंग टू अप्लाई द अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू आवर स्टूडेंट्स. अब हम इंडियन टीम का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से कंपैरिजन नहीं कर सकते, जो इंडियन हमारी हैंडबॉल टीम है, जो अगर एक क्लब लेवल के बच्चों पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम स्कूल लेवल पर अप्लाई नहीं कर सकते. तो इट मस्ट बी सिंपल एंड सजेस्टिव. And most important is a flexible it contain. If flexible is very much important. It is must. The planning must be flexible. Why flexible? So that we can modify according to the rate of the progress of the athlete. एथलीट की क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन मॉडिफाई. तो प्लानिंग, ये सारी चीजें देखिए हमें क्या क्या पावर दे रहा है प्लान. तो प्लान, हमें प्लानिंग करने से वी आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल, जस्ट आई वांट टू जस्ट कवर फ्यू प्रिंसिपल्स, बिकॉज व्हेनेवर वी बिगिन द प्लानिंग वी मस्ट फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स. So why we are focusing on the principle? Because it is a basis of the plan. So whenever we start making a plan for our club level, for our district level, for our inter-school, for school level, for college, for university, or for even India. So first of all, we having some principles. And what are those principles? The first is the future sports performance. Planning must be based on the prognostic, futuristic sports performance. Like our team is going to participate in the district level, state level, or representing the country. क्या वो कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बच्चे, क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं या स्टेट लेवल पे जा रहे हैं. तो ये सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है. अगर हमारा जैसे ही देखेंगे कि हमारे बच्चों कहाँ जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने, हमारे स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, देन वी फोकस अकॉर्डिंग टू दैट. एंड प्लानिंग मस्ट हैविंग द एम मस्ट बी ऑन एजुकेशन and performance development. That is most important. So we are focusing more on the performance aspect. Most of the, मैंने शुरू से, मैं बिगनिंग हमारा जो फर्स्ट डे से हो रहा है, मैं तब से यही बोल रहा हूँ बार बार, we are more focusing on the sports performance rather than the personality development. That is also equally required for getting the performance development. भाई आपका परफॉर्मेंस तभी इंप्रूव होगा जब पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी. पर्सनैलिटी में यही सब एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. बेसिकली वो डेडिकेटेड होना चाहिए, डिटरमिन्ड होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, रेस्पेक्ट टू टीममेट्स होना चाहिए, रेस्पेक्ट टू टीचर्स होना चाहिए, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स होना चाहिए, एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट टू द गेम. अपने गेम के लिए भी उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए. सारी चीजें ये तभी आती हैं व्हेन यू आर टीचिंग देम. ये भी इनकॉर्पोरेट होगा. देन
planning must be based on the scientific knowledge and the experience that we already talked about. It must on based on the scientific knowledge. अभी क्या सिनारियो चल रहा है? I am just telling you. देखिए 140 km की स्पीड पर आवर की वेलोसिटी से बॉल थ्रो हो रहा है इस समय. हमारे कितने प्लेयर हैं इन इंडिया जो इस लेवल को अचीव कर रहे हैं? तो ये साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है. तो लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज दोज थिंग्स. हम वो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. प्लानिंग मस्ट इंश्योर हार्मनी अमंग वेरियस ट्रेनिंग प्लान. तो अब प्लान होते हैं, बहुत सारे होते हैं बेसिकली. वी हैविंग लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान. So like begin with this like micro, meso, macro and LTTP program, long-term training program. So we having a different types of plan. So there must be harmony between the different plans. यानी एक प्लान से दूसरे प्लान में सामंजस्य होना चाहिए. सामंजस्य क्या? हार्मनी होनी चाहिए. लाइक हार्मनी क्या होता है? जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपको देखते हैं कि बहुत अच्छा म्यूजिक है, आपको बड़ा पसंद आता है. व्हाई? बिकॉज इन द म्यूजिक दे आर फोकसिंग ऑन द हार्मनी. हार्मनी पर वो लोग काम करते हैं, सामंजस्य पे काम करते हैं. नहीं तो अगर आप उसकी हार्मनी खराब कर दीजिए, आपका म्यूजिक खराब हो जाएगा. तो लाइक दैट इन ट्रेनिंग प्लान देयर मस्ट बी अ हार्मनी बिटवीन द प्लान्स. एंड हाउ इट इज पॉसिबल? व्हाई? तो micro plan, lots of micro plans makes the meso, and lots of meso plan make the macro, that is yearly plan. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन का ये प्रोग्राम होता है. तो begin with the session plan, that is unit plan or session plan, you can say. Then it moves towards the micro plan, and micro plan moves towards the meso, and meso plan moves towards the macro plan, macro cycle. So micro cycle, mesocycle and macro cycle. So these are some cycles are there. तो ये जो प्लान्स हैं, डिफरेंट प्लान्स हैं, वो होना बहुत फोकस है. तो अभी आपके मन में कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज दी साइकिल? माइक्रो साइकिल, मीजो साइकिल, मैक्रो साइकिल, ये हम लोग अभी आगे कवर कर लेंगे. नाउ इट मस्ट बी कंटिन्यूअस. ये एक दिन नहीं है कि हमारा लाइक वी आर दिस टाइम वी आर ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट टाइम इंटर डिस्ट्रिक्ट क्लब टूर्नामेंट. अब चलो इस बार हम अप्लाई कर देते हैं. तो देयर मस्ट बी अ कैलेंडर प्रोग्राम, और या स्कूल में कैलेंडर प्रोग्राम होना चाहिए. देन ट्राई टू अडॉप्ट दोस कैलेंडर प्रोग्राम इन द प्लान, इन द प्लानिंग. नाउ इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम फैक्टर. वो फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम पीरियड. हमारे पास टाइम क्या है, कब हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट होने वाला है, जिसका हमें फोकस करना है. ट्रेनिंग स्टेट क्या है, लेवल ऑफ स्टेट क्या है प्लेयर्स का, प्रेजेंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, पहले का क्या लेवल है उनका, दैट वी मस्ट चेक. नेचर ऑफ ट्रेनिंग इन द पास्ट, क्या पहले इंडिया कैंप किया है या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला है, तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू डिसाइड. डेट ऑफ कंपटीशन एंड ट्रायल, कब है, ये फोकस करना है. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग, क्या हमारे पास है, रिकवरी के लिए है, वेदर वी हैविंग अ रिहैबिलिटेशन लैब, रिहैबिलिटेशन लैब है क्या. तो ये अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रोग्राम. आपके रिसोर्सेज डिजाइन करने में आपकी हेल्प करते हैं. व्हाट इज द लोड टॉलरेंस कैपेसिटी, हर प्लेयर की अलग अलग होती है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा. एंड व्हाट दे हैविंग अ डाइट, वेदर दे आर टेकिंग अ हाई लेवल ऑफ डाइट, उनकी डाइट का लेवल क्या है. अब बार्सिलोना जो क्लब का जो प्लेयर है उसकी डाइट ऑब्वियसली अलग होगी, तो उसका लोड पैटर्न भी अलग होगा. तो ये भी हमें फोकस करना है. फिर साइंटिफिक सपोर्ट है क्या, नहीं है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. फैमिली एंड प्रोफेशन फ्रॉम स्पोर्ट्स पर्सन, क्या उसे प्रोफेशनल सपोर्ट मिल रहा है, या वेदर ही इज गेटिंग और शी इज गेटिंग अ फैमिली सपोर्ट.
तो ये भी चीज हमें देखना चाहिए, दैट इज कम्स अंडर सोशल एस्पेक्ट. एंड लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एंड इट मस्ट बी कॉन्क्रीट. तो जो प्लानिंग होती है वो हमेशा किस पर बेस्ड होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होनी चाहिए और कॉन्क्रीट होनी चाहिए. यानी बिल्कुल आपको सिंपल रखना है प्रोग्राम. जरूरी नहीं है बहुत हैप-हज़ार्ड रख दिया, बहुत टीडियस कर दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. अल्टीमेटली वो कभी भी कॉन्क्रीट नहीं हो पाएगा और प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं होगा. इट मस्ट बी वेरी सिंपल and it must be concrete in nature. And how it is possible? When we follow the principle of KISS, keep it simple. जितना हम इसे and smart, जितना हम उसे simple रखेंगे और जितना smart रखेंगे, that is more practical. So here are the basically a long term process जो सबसे बड़ा होता है. तो आप ज्यादा उस पर फोकस नहीं करिए, मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में क्लियर कर दूंगा. ये सबसे बड़ा बेसिकली स्टार्टिंग होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम. तो आप इसमें अभी आप देखते ये सोचेंगे ये क्या है. तो ये बेसिकली जैसे जो फेडरेशन लेवल्स होती हैं वो डिजाइन करती हैं, ओलंपिक प्रोग्राम्स होते हैं वो इसमें सब आ जाते हैं. 4 ईयर टू 4 ईयर 14 ईयर्स प्रोग्राम ये बेसिकली फेडरेशंस यूज करती हैं. जो कंट्री में जो फेडरेशंस रन करती हैं ये डिजाइन द प्रोग्राम फॉर द किड्स. देन आफ्टरवर्ड्स दे गेट द रिजल्ट. अगर किसी बच्चे को आप 6, 7, 8 ईयर्स से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और आफ्टर 14 ईयर्स का अगर वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहेगा तो वो पक्का एक अच्छा रिजल्ट देगा. तो ये बेसिकली फेडरेशन के द्वारा यूज किया जाता है. हम लोग इसमें बात कर लेंगे बाद में. अब जो मैं ट्रेनिंग साइकिल्स के बारे में बात कर रहा था, तो जो बेसिकली जो ट्रेनिंग साइकिल्स होती हैं वो हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग साइकिल. दैट इज द लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल एंड जो उसका जो टाइम ड्यूरेशन इज 2 मंथ टू होल ईयर होता है. और जो सबसे थोड़ा सा उससे स्मॉलर ब्लॉक जो होती है दैट इज वी कॉल्ड मीसो साइकिल, यूजुअली विद 6 to 8 वीक्स. एंड द स्मॉलेस्ट वन इज द माइक्रो साइकिल दैट इज 1 वीक to 10 days. तो ये बेसिकली 1 to 10 days की होती हैं. तो ये इसमें जो एस्पेक्ट है वो 3 हम लोग की बात कर रहे हैं. 3 टाइप्स ऑफ साइकिल, दैट इज मैक्रो, मीजो एंड द माइक्रो. तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो वी आर जस्ट फोकसिंग फर्स्ट विद द ईयरली प्लान. ईयरली प्लान का क्या एम होता है, एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वी हैव टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस. तो अगर आप ये देखें, यू स्टार्ट द ट्रेनिंग. देखिए आपको ये दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है. आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग अ ग्राफ. तो अब ये होता क्या है, यू स्टार्ट द ट्रेनिंग, द परफॉर्मेंस इज ग्रेजुअली एनहांसिंग एंड रीचिंग एट द टॉप लेवल, दैट इज आवर टॉप फॉर्म here. And then afterwards, somewhere here, it loses and then it comes back. So this top form is never remains forever. ये कभी भी नहीं रहता. अगर कोई बोलता है ना कि हम I can maintain a top form forever, it is not like that. तो कभी भी नहीं होता, it goes down. So for trying to achieve the top form for particular period of time, we have to start doing the planning. And this phase is called basically preparatory phase. And this phase is called a competition phase. So here we are just focusing more during the competition. For example, in the national, just our team gets the top form in the particular national. So we are focusing on that. So we are increasing the performance capacity to their best level. जो उनका best level है वहां तक लेके जाना है. So we are focusing on this competition phase. And then afterwards we must give a break. That is we call a TP. That is called a transition phase. तो हमारा जो performance है it deteriorates after some time. आप एक certain level तक
लोड को इंक्रीज कर सकते हैं, पर आफ्टर सम टाइम यू हैव टू गिव सम रेस्ट फॉर द रिकवरी so that player can regain the energy and then again start their performance, and like this. So you just see from again he starts or she starts from here. So what happened, आप देख रहे हैं उसने पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करी फ्रॉम हियर, पर ग्रेजुअली क्या हुआ, उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 1 ईयर, आपने जब फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो कहां से स्टार्ट किया, विद दिस पॉइंट. उसका जो परफॉर्मेंस लेवल इज ऑलरेडी एनहांस. अगर हम यहाँ पर अगर हम इसको मेजर करेंगे तो आपको दिखेगा, अगर हम ग्राफ इसको पूरी तरह से दिखाएं तो वो यहाँ से बिगिन कर रहा है, एंड देन आफ्टरवर्ड ही और शी गेट्स a top performance and again gradually reduce the work, and then from here again he or she starts the training, and so like that players improve their performance. So we are focusing on the top form at a particular period of time. So this is our ultimate aim. Now we must focus on these some goals and sub goals and arrangement of the mesocycle, date of competition and relevant information. तो ये सारी चीजों को हमें फोकस करना चाहिए कि what are our goals and sub goals, and must focus on the mesocycle, competition and the relevant information. So what is basically a mesocycle? अभी आप अगर मैं ये वाले पे आपको क्या आएगा ना, अरेंजमेंट ऑफ mesocycle, ये आपको अभी मैं क्लियर कर दूंगा, आप इसको फोकस में रखिएगा. Now ultimate aim of the mesocycle is adaptation. What the player is trying to adapt, what we are trying to for adapt in the mesocycle, we are trying to adapt a physiological and psychological adaptation. जो physiological और psychological adaptations होते हैं, we are focusing on that. और वो कब मिलेंगे, minimum we get after 6 to 8 weeks. 6 to 8 weeks के बाद ही वो मिलना चालू होते हैं. फिजियोलॉजिकल अगर हमारे एस्पेक्ट आप देखेंगे, आपको अगर मैं इस लेवल, अब हम नॉर्मल बात में कर रहे हैं, तो जो आप देखेंगे उसको बेसिकली उसका जो टायर्डनेस है वो कम हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाता है, मेंटल लेवल इंप्रूव हो जाता है. तो ये सारी चीजें तभी होती हैं आफ्टर 6 to 8 weeks ऑफ ट्रेनिंग. दैट इज व्हाई mesocycle is also called the operative plan. इसे ऑपरेटिव प्लान भी बोला जाता है. और ये बेस्ड ऑन 1 or 2 एम. अगर हमारा यहाँ परफॉर्मेंस चेंज नहीं हुआ, हाँ बोलिए शामिरुल अली, रेज हैंड. शामिरुल जी बोल रहे हैं कुछ? हेलो हेलो, am I audible? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Please carry on, sir. Yes, sir. वो शामिरुल जी ने हाथ उठाया अपना. हाँ सर, वो सर आपका आवाज कट होके आ रहा है. अरे भाई, सर का आवाज ठीक आ रहा है. आप अपना नेटवर्क चेक करो, यहाँ तो ठीक आ रहा है हमारे पास. आपका अच्छा, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा. अच्छा. आवाज अभी ठीक आ रही है क्या? ठीक है आवाज? हाँ सर, आ रहा सर. Yes, sir. हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है. अच्छा, ओके, थैंक यू. अगर हाँ, कुछ शायद लगे तो मेरा आप ही मुझे बता दीजिएगा. हाँ ठीक है, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद. अच्छा, अभी क्या है, आप ये देखिए कि दिस इज बेसिकली अ ऑपरेटिव प्लान. अब मैं इसके बताना क्या चाह रहा था, ऑपरेटिव प्लान क्यों होता है, कि अगर आपका परफॉर्मेंस चेंज नहीं होता, इंप्रूव नहीं होता, तो देन यू कैन अगेन वहां से चेक कर सकते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिव प्लान. अब ये देखिए अरेंजमेंट ऑफ मेसोसाइकिल जो मैं आपको बता रहा था ना, दैट इज द थिंग. क्योंकि आप मैक्रो साइकिल में चेंज नहीं ला सकते, ईयरली प्लान में आप सडनली चेंज नहीं ला सकते. अगर आपको फोकस क्या करना पड़ेगा, 7 to 8 वीक्स ट्रेनिंग, 6 to 8 वीक्स ट्रेनिंग में आपको परफॉर्मेंस नहीं मिला, देन यू कैन चेंज. सो हियर वी आर फोकसिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मेसोसाइकिल. दैट मीन्स many mesocycles make the macrocycle. It is not like that.
बहुत सारा मिसकंसेप्शन है लोगों में, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि वो सोचते हैं कि मैक्रो साइकिल अलग बनाएंगे, मीजो साइकिल अलग बनाएंगे, माइक्रो साइकिल अलग बनाएंगे, एंड सेशन प्लान इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये दीज आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर मस्ट बी हार्मनी अमंग द ट्रेनिंग साइकिल। जो ट्रेनिंग प्लान में हार्मनी होना इंपॉर्टेंट है। Now we are focusing next on the one of the smallest training cycles, that is we call the microcycle. It consists of 4 to 10 days. ये कितने दिन के लिए होती है? 4 से 10 दिन के लिए होती है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है? इट इज वी हैव टू अचीव अ शॉर्ट डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो हमारे शॉर्ट लेवल के ऑब्जेक्टिव है, जस्ट ट्राई टू अचीव दोस, and then afterward we are more focusing on the effectiveness of the loading. ये बहुत important होता है, because in microcycle we are focusing on the smaller objectives and loading of the sportsman so that he or she can bear the second level of or upcoming microcycle or next cycle. You're getting my point? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हो जा रहे हैं। देखिए हमने बड़े ऑब्जेक्टिव से शुरू किया, लाइक गोल से सब गोल में आए, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, लाइक वी वांट टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ जंप शूट हाई। हम जंप शूट हाई एबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये हमारा यहाँ फोकस होगा। एंड ट्राई टू just increase the loading bearing capacity of sportsman so that, अब वो क्या होगा, उसका आपने लोड बेयरिंग कैपेसिटी इंप्रूव किया, वो नेक्स्ट जब साइकिल में ट्रेनिंग में जाएंगे तो वो इजीली दैट ही और शी कैन बेयर। अब बच्चों से बात होती है व्हाई वी स्टार्ट द कंडीशनिंग। अब बच्चे बड़ा इस पर बड़े परेशान हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि भाई हमें कंडीशनिंग करना क्यों जरूरत है, हमें तो आई जस्ट वांट टू प्ले इनसाइड द गोल handball court that is 40 by 20 meters. Why we required a conditioning? Conditioning is very much important so that players can bear the load of training during the training sessions and in the competitions. तो ये बहुत important role play कर रहा होता है। तो हमें कुछ factors पे काम कर रहे होते हैं, like we are focusing, अभी इस पर होता है training state, mesocycle and nature। हमारा नेचर क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं, इंटर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजिएट खेल रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल है, सब जूनियर इंडिया टीम के लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वी हैव टू डिसाइड द नेचर। नाउ वी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, नेक्स्ट इज अ ट्रेनिंग सेशन प्लान। देखिए ट्रेनिंग सेशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक बेस है, इसी से अलग होता है। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए बेस कैसे बन रहा है। तो दिस इज लाइक अ बेस। ये देखिए ये आपका आया फर्स्ट, ये फर्स्ट ब्लॉक है। अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेनिंग सेशन है, मैनी ट्रेनिंग सेशन मेक्स द व्हाट, क्या बनाएंगे? माइक्रोसाइकिल। कई सारे माइक्रोसाइकिल मेक्स द mesocycle and many mesocycle makes the macrocycle. That is the achievement. So this is like that. ये हमारा यहाँ पर जो गोल है, जो हमारा गोल है, जो हमें टारगेट सेट किया है, that we have to achieve with this, only with this. So this is most important. Training session. It is the smallest unit. अब training session क्या होता है? आपके पास कोई बच्चा 1 hour के लिए आ रहा है, some students came for 2 hours आपके पास आते हैं। तो how you utilize those 1 hour or 2 hours in right manner, that is the most important, and that is the art of the teacher. यहीं से टीचर की आर्ट स्टार्ट होती है और कोच की स्टार्ट होती है, क्योंकि everybody having a same hour, ऐसा नहीं है सबको 1 hour से ज्यादा या किसी को 2 hour मिल जाते होंगे, लकीली नहीं तो मैक्सिमम 1 hour की ट्रेनिंग मिलती है। हाउ यू यूटिलाइज दोज 1 hour, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में कैसे यूटिलाइज करेंगे, अपने क्लब में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में,
तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, उस पर हमें फोकस करना है, एंड इट मस्ट बी वेल प्लान एंड वेल इम्प्लीमेंटेड। आपको अच्छे से प्लान करना है। इवन यू आर गिविंग अ वाटर ब्रेक, आपको पहले से डिसाइड करना है कि यू आर गिविंग अ वाटर ब्रेक, you are giving a recovery for 5 minutes, you are giving a water break for 2 minutes, तो ये सब incorporate करना इन द ट्रेनिंग सेशन प्लान। यहां पर जो हमारे वेराइटी ऑफ एम्स है दैट वी हैव टू अचीव, ये हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द परफॉर्मेंस। नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। हमें यहीं से नॉलेज मिलना चालू होती है। लाइक वी हैव टू इम्प्रूव जंप शूट हाइट, स्टैंडिंग शॉट SSB और SSWB, और शूटिंग फ्रॉम द विंग। ये इंप्रूवमेंट यहाँ से चालू होता है। कंपटीशन कैसा है उसकी नॉलेज हमें यहाँ मिलती है। असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस कैपेसिटी, आपको ये पता चलेगा प्लेयर की कैपेसिटी क्या है, उसका लेवल क्या है, यू कैन असेस। रिकवरी एंड रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें यू हैव टू फोकस इन द ट्रेनिंग सेशन। अब जो ट्रेनिंग सेशन होता है वो डिपेंड किस पर कर रहा होता है, इट बेसिकली डिपेंड अपॉन द, it basically depend upon what? The aim of training session. Aim, आपका aim क्या है? What is your aim? आप किस aim के लिए काम कर रहे हैं? आपका aim क्या है? वो आपको उस पर डिसाइड करना है। Whether you are focusing on the physical fitness level, whether you are focusing on the skill level, whether you are focusing on the tactical level, तो ये आपका एम ये डिसाइड करता है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? अब ये आपका ये हो गया, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा, दिस इज स्ट्रक्चर। अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर का अगर प्लानिंग का देखते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर बेसिकली। तो फर्स्ट ऑलवेज फोकस ऑन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, and then afterward we are focusing on the preparation. There is two types of warm up that we must focus, that is general warming up and the specific warming up, and then the main part जहां पर हमें मेन फोकस करना है। हमारा मेन फोकस किस पर है, हमारा टास्क क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर आपको एक देते हैं, if somebody wants to develop the jump shoot height, यहाँ पर आपका जो मेन एम क्या है आपका लेसन का, टू डेवलप द जंप शूट हाइट। तो ये क्या हुआ, आपका मेन पार्ट में फोकस कर रहे हैं। तो इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट यू कवर ऑल दिस एस्पेक्ट, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, दैट यू ऑल कवर इन दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिगिन विद, ये सबसे बेसिक है, बिगिन विद द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पहले बात करनी है उन लोगों से, अटेंडेंस लेनी है, उनसे बात करके फिर उनसे स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ये आपको जरूर बताना है। वी आर कवरिंग दिस जंप शूट हाई इन टूडेज लेसन। क्या क्या मीन्स एंड मेथड्स यूटिलाइज करेंगे, ये पहले से रेडी होना चाहिए आपके लिए। आपके पास कौन यू आर यूटिलाइजिंग, यू आर मार्कर्स यू आर यूटिलाइजिंग, you are using other types of apparatus you are utilizing, that must be there well in advance. And then this is the duty of the coach or teacher to motivate the student. And the duration of the introductory part is about 3 to 5 minutes. और बहुत important है, the coach and teacher should always well prepared for the lesson. इस पर फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रिपरेशन नो वर्क। तो इन द प्रिपरेशन पार्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट, फोकसिंग ऑन द प्रिपरेशन पार्ट। इन द वार्म अप, व्हाट इज द मेन एम? फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर द ट्रेनिंग टास्क
that the player is going to do in the main part. मेन पार्ट में बच्चे क्या करने वाले हैं उसके लिए फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है। आपने देखा होगा कभी कभी स्टार्टिंग होता है कि whenever you start beginning with the training, what happens sometimes players or you might be don't like to involve in the training, but what happen, you start beginning with warm up and afterwards you are ready for the training, isn't it? आप सबके साथ ये मैक्सिमम क्यों होता है? Because now you are psychological prepared and physiological prepared क्यों बहुत जरूरत है? To avoid the injuries and all. And what is the ideal time? So always begin with the gradual increase of the intensity in the gradual intensity होना चाहिए नहीं चाहिए, suddenly increase नहीं हो जाना चाहिए। Now मैंने पहले भी बताया था बहुत बार, I spoke many times। हाँ, सुनारकर बैठे हुए हैं। Yes sir, Arvind. What is the ideal heartbeat for the warming up zone for the handball player? After warming up, sir, the starting pay. Warming up, after finishing the warming up. Sir, 120, sir, 120. Exact 120? No, minimum 120 होना sir. Warm up के लिए, warm up होने। And how you control? Sir? आपको कैसे पता चलेगा कि 120 है? सर मॉनिटर कर सकते हैं सर उनके हम बेट के सर। Okay, good. Different parts. Thank you, sir. Okay, good. So basically the warming up zone for the players is 120 to 130 beats per minute. ये हमने आपको पहले के सेशंस में ही बताया हुआ था, तो इसको आप कंसीडर कीजिए इन वार्म अप। अगर इससे कम है तो वो यूटिलाइज नहीं है, उसका बेनिफिट नहीं है, एंड इससे ज्यादा अगर आपने कर दिया तो वो एरोबिक जोन में चले जाएंगे, तो वो मैच में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिटवीन 20 to 30 मिनट्स इज आइडियल, एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशंस पर भी ये डिपेंड करता है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, whether the students playing in the hot climate, whether they are playing in the cold climate, तो ये भी determine करता है। And last final is dedicated for the specific warm up activities about 5 to 10 minutes. Now what's the basically when we move towards the main part, now here we just try to achieve our objective। जैसे हमने अपना ऑब्जेक्टिव क्या बनाया था, improve jump shoot height। हाँ बोलिए। जो 122 जो बेसिक हार्ट बीट की अगर अपन बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरिएबल ऑन द एज एंड द जेंडर। Yes, very much. For the 7 to 8 years, it is not mandatory like that. तो हमारा देखिए, जब भी हम ये थोड़ा रेगुलर उसमें जाएंगे, रेगुलर कंपटीशन में जाएंगे, और जब कंपटीशन एज इज बिगिन विद द 12 to 14 years आफ्टरवर्ड, उससे पहले बेसिकली बच्चों को एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए टुवर्ड्स द कंपटीशन साइड। कंपटीशन साइड में इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए, और इफ दे आर इन्वॉल्विंग ओनली for the sake of the enjoyment, not winning or losing the trophy। ट्रॉफी के लिए नहीं होना चाहिए, वहां उन पर प्रेशर आता है। बच्चे को कभी भी आप खेलने के लिए मोटिवेट कीजिए, पर बच्चों को कभी भी नहीं कीजिए। क्या होता है, आप जितने आप छोटे बच्चे देखेंगे तो उनका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट इज टोटली डिफरेंट टू द एल्डर्स। जो एल्डर्स स्टेज होते हैं उनके साथ बिल्कुल अलग होता है। उनकी जो हार्ट बीट होती है इज क्वाइट फास्ट एज कंपेयर टू द
एल्डर्स जो 72 होती है, ऐसा नहीं है। तो बच्चों की जो हार्ट बीट होती है वो वैसे ही फास्ट होती है, एडॉप्ट नहीं होते, हार्ट रेट उनका थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो एल्डर्स। तो छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे एडेप्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो बच्चों को ऑलवेज बिगिन विद द एंजॉयमेंट ट्रेनिंग। ये नहीं है कि वी स्टार्ट ओके जाओ रन करो फॉर 2.4 किलोमीटर रनिंग, जाओ खेलो 1 आवर हैंडबॉल मैच, फुल हैंडबॉल मैच। तो वो उनके लिए सूट नहीं करेगा। उनके उनका जो बेसिकली जो वो प्रेशराइज होंगे और उनका जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो एडेप्टेशन है वो मे बी इट गोज इन अ नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। तो सर मिडिल चाइल्डहुड एंड आई थिंक लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में ये एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने बहुत सारे जगह देखा है कि बच्चों को अर्ली एज में वो अपहिल कराने लगते हैं, अपहिल रनिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करने लगते हैं बच्चे, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी नहीं करना चाहिए कि फ्लैटनिंग ऑफ द बोन स्टार्ट, जो बोन फ्लैटनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेट हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप, और दे गेट अर्ली मैच्योर, वो अर्ली मैच्योर हो जाएंगे। मैं यही आपको पॉइंट बताना चाह रहा था। ये प्रॉब्लम होती है, जो लोग ज्यादा अर्ली ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं दे गेट अर्ली मैच्योरेशन, और उससे होता क्या है कि आफ्टर सम टाइम दे हैविंग अ लेस चांस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। उनका भी एक एस्पेक्ट पे जाके रुक जाएंगे, वो वहीं पर स्टडी हो जाएंगे। तो वी मस्ट फोकस ऑन दैट थिंग। तो हमें बच्चों की ट्रेनिंग इज क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग है, और दैट इज व्हाई देयर इज ऑल टुगेदर अ टोटल डिफरेंट ट्रेनिंग फॉर द चिल्ड्रन। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड अ चिल्ड्रन ट्रेनिंग फॉर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए अलग ट्रेनिंग यूज की जाती है। अब क्वेश्चन आता है कैसे कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। बाय यूजिंग सम ओन बॉडी वेट एक्सरसाइज वी कैन improve the strength. By doing some low intensity running exercises, jogging exercise, we can improve the endurance, but not focusing on the high intensity workout. Just avoid those things. Don't give high level of pressure training नहीं देना है। We can give, don't give a complex form of training बिल्कुल नहीं देना है, but we can give a coordinative abilities type of training like agility training, shuttle running we can give zigzag running, agility training we can give. तो वहां पर क्या करना है, we are focusing more on the coordinative part. So they are also improving their physiological aspect as well as their psychological aspect. पर आपने बोला कि नहीं जाओ अपहिल रनिंग करने लो। अब मैं देखता हूँ कि कोई, आपने भी देखा होगा आई थिंक, एक बच्चा है कोई कहाँ का, वो फुटबॉल खेलता है या टम्बलिंग करता है। अब मुझे उसका पता नहीं वो कहाँ का है, उसका वीडियो बहुत वायरल होता है, वो टम्बलिंग करता रहता है, रनिंग करता रहता है। आई थिंक वो 4, 5, 6 ईयर्स का होगा। उसके एब्स शो करते हैं, वो एब्स दिखा रहे होते हैं, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। वो शायद वो जो बच्चा है दैट मे बी अ गॉड गिफ्टेड, तो वो उसकी ट्रेनिंग इज टोटली डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने बच्चों के संग ऐसी ट्रेनिंग देनी है। आई जस्ट शो यू द वीडियोज एंड ऑल कि हम किस तरीके से बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। यू मस्ट ट्राई टू क्रिएट अ बेस फॉर आवर चिल्ड्रन। बेस क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए इन द बिगिनिंग, नॉट फोकसिंग ऑन द लाइक वी आर जस्ट ट्राइंग टू विन द मेडल, कि हम ये मेडल लेके आ जाएगा। अच्छा, आपने उसको भी सुना होगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एक क्रॉस कंट्री करता था रनर, उसका क्या नाम था? बुधिया फ्रॉम उड़ीसा। अच्छा, बुधिया को बता रहे थे कि दे मस्ट विन मेडल इन द ओलंपिक। अभी किसी ने उसका नाम सुना है? क्यों नहीं आया वो मैराथन रनिंग में, या क्यों नहीं? अब तो उसका कुछ नहीं पता है। तो बेसिकली हाँ बोलो, हाँ बोलिए। तो हमें इन चीजों पर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वी आर गिविंग टू आवर चिल्ड्रन। एंड एवरी चिल्ड्रन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले, एवरी चिल्ड्रन इज वेरी यूनिक। सब चिल्ड्रन में यूनिकनेस होती है, सब में कुछ कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, दैट यू शुड आइडेंटिफाई
और उसके अकॉर्डिंग यू कैन गिव स्टार्ट ट्रेनिंग। अब वो वहां पर जो एक बच्चा है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा कर सकता है, पर आप ज्यादातर देखेंगे कि आप उसकी कंपैरिजन करके आप अपने स्टूडेंट्स को कराने लगेंगे तो वो वहां पर हो सकता है नेगेटिव हो, क्योंकि हर बच्चे की जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है टोटली डिफरेंट, सबके अलग अलग होते हैं, तभी इनको यूनिक बोला जाता है। इसीलिए सेम ट्रेनिंग कांट बी गिव टू द एल्डर्स ट्रेनिंग टू द चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गिविंग दीस ट्रेनिंग टू आवर चिल्ड्रन। तो उनके लिए आप कैसे इंजॉयमेंट कर सकते हैं, कैसे इंजॉयमेंट के साथ दे आर लर्निंग द डिफरेंट स्किल, दे आर लर्निंग द टैक्टिक्स, दैट वी मस्ट फोकस ऑन। तो हमें उस पर फोकस करना है कि कैसे कैसे धीरे धीरे हम उनके सिंपल मूवमेंट्स में दे आर लर्निंग द टैक्टिक्स ऑल्सो। देखिए जब मैंने आपको शो किया था डिफेंसिव टैक्टिक्स, तो डिफेंसिव टैक्टिक्स में बच्चों को कैसे वो मूवमेंट सिखा रहे थे by simple small games, so that we can just try to incorporate these types of training in our children training program. So that is totally different. तो हमें ये जो पर ये principles are remains the same. आप चिल्ड्रन के लिए भी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप एल्डर्स के लिए भी दे रहे हैं, पर ये सारी चीजें कभी चेंज नहीं होंगी। जो अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं ये सारे वैसे ही रहेंगे। Okay, clear? Then warm up. Then the concluding. सर म्यूट हो गया। Okay, now we are focusing on the conclusion. So, in conclusion, अभी जो कुछ भी किया है, now gradually we are decreasing the effort. हमने जो भी काम किया वो सारा जो effort है, we are decreasing that effort. Now we are focusing on the cool down. Recovery पर काम करना है. We are focusing on the recovery. Recovery, why recovery is required? तभी they can tackle the next higher level load. और यहीं से start होती the story of the super compensation. ये super compensation की story यहीं से start होती है, जब हम इसे उनको पहले लोड देते हैं, we are giving the load, and then afterwards we have to stop the activity, and then afterwards we have to the pre-activity level comes, and then afterwards the overshooting start, that is we are called super compensation. So this recovery is very much required. Then warm down, that is must be 3 to 10 minutes. ये कितना 3 से 10 मिनट का होना चाहिए। And we are focusing on the breathing exercise and the stretching exercise, that is flexibility training. We can also introduce like stretching and all. And conclusion regarding tips must be given by the coach or teacher for last few minutes. बहुत जरूरी होता है लास्ट में conclusion remark. So this is all out a duration and this is structure. आप इस तरीके से you can design your session planning. तो ये एक टास्क आपको मिलेगा, दिस इज नेक्स्ट असाइनमेंट फॉर यू। तो ये आप लाइक दैट यू कैन मेक योर ओन ट्रेनिंग सेशन प्लान। तो दिस इज बेसिकली a structure and time allocation for different parts. So there is 4 parts. One is introductory part, and then second is preparatory part, and then is main part, and then fourth. So like that you can focusing. If that time reduces to 60 minutes, then accordingly you can change the time duration. So now we are focusing on the 120 minutes program. So accordingly I just divide the time. So you can reduce the time according to the whatever time you get. तो आप अपने time के according you can manage कर सकते हैं. Now हमारा जो मेस्ट इम्पोर्टेंट आता है जब हम ये काम कर रहे होते हैं, एम ऑफ ट्रेनिंग सेशन। एम ऑफ ट्रेनिंग सेशन क्या होता है, वो हमें फोकस करना है। जैसे वी आर फोकसिंग ऑन द जंप शूट हाई, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, तो ये इस पर रहना चाहिए। इंडिविजुअल ग्रुप फॉर विच मेड इंक्लूडिंग देयर एज, सेक्स एंड एक्सेट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर वो इसका आंसर आ रहा है कि सेम है कि यू आर फोकसिंग ऑन द एज, आपके पास किस एज ग्रुप के बच्चे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल है, फीमेल है, ये भी आपको देखना है।
देन आपके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं, वेदर इट इज ग्राउंड मार्किंग, वेदर यू हैविंग अ रिसोर्सेज वेल इन एडवांस, आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दैट मस्ट बी वेल इन एडवांस। ये चीजें सब आपके पास पहले से रहनी चाहिए। आपने अगर स्टार्ट कर दिया, यू डोंट हैव द कोन्स, आपने ग्राउंड मार्क नहीं किया, आपके पास बॉल नहीं है और आपके पास प्लेयर्स ज्यादा हैं, या किस तरीके से विद मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स यू कैन डिजाइन द प्रोग्राम, ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज पहले से वेल इन एडवांस होना चाहिए, इक्विपमेंट एंड द रिसोर्सेज, ये सब चीज वेल इन एडवांस होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर सेशन प्लान। नाउ इम्पोर्टेंस क्या होता है, अब इसमें इम्पोर्टेंस यही है सबसे ज्यादा कि आपके पास टाइम मिल जाता है, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आप 60 मिनट्स हैं आपके पास तो कैसे यूटिलाइज करेंगे, एंड देन केयरफुली सेलेक्ट एंड चूज द कंटेंट एंड मेथड जो आपने यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू आर टीचिंग अ जंप शूट हाइट, तो आपके पास क्या पहले से जो आपने कंटेंट था, मेथड क्या यूज करेंगे, वो सब पहले से मालूम है। नहीं तो क्या होता है मैक्सिमम, अच्छा ठीक है नाउ यू डू दिस, ओके नाउ यू डू दिस, ओके नाउ यू फोकस ऑन दिस, ओके चलो आप गेम खेलो, मैच खेलो, हो गया। तो लाइक दैट, तो ये आप पहले से फोकस कर सकते हैं कि आपके पास मेथड क्या यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए। फिर आपके पास ये पता रहता है कि लोड पैरामीटर क्या होगा, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोग्राम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम, सेशन प्लान, ये सारी चीजें आपकी रेडी हो जाती हैं। फिर क्या हो जाता है, मेक फुल यूज ऑफ अवेलेबल फैसिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट, जो आपके पास हैं वो यूज हो जाती हैं। आपको पता है कि मेरे पास ये चीजें हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो अनयूज नहीं होती हैं। और इट इज बेसिकली अ प्लानिंग डॉक्यूमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन एनालाइज एंड असेसमेंट दैट परफॉर्मेंस। आप बाद में उसको एनालाइज कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के साथ, कि अभी ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है, इसको हम और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो लाइक दैट इट इज बेसिकली बिकम अ डॉक्यूमेंट फॉर यू कि आपने 6 months बिफोर आपने क्या ट्रेनिंग दी थी, 6 महीने पहले क्या कराया था, नाउ आफ्टरवर्ड्स आपने क्या कराया। तो लाइक दैट इट बिकम योर डॉक्यूमेंट आल्सो दैट हेल्प्स इन फ्यूचर ट्रेनिंग। नाउ बड़ा अनटच्ड टॉपिक रह जाता है ये हमारा, whenever we are focusing, this is called a goal setting। भाई आप गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो आपका कोई भी एस्पेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो मस्ट फोकस ऑन द गोल। तो गोल सेटिंग करते कैसे हैं, विद दीज एक्रोनिम्स, ये एक्रोनिम्स बने हुए हैं। तो इससे हम लोग वी कैन सेट अ गोल अकॉर्डिंग टू आवर लेवल। तो इसमें बहुत सारे आपके आंसर्स आ जाएंगे, यू आर हैविंग लॉट ऑफ आंसर्स कम, आपके आंसर्स मिलेंगे इसमें आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो पहला है इसमें, इट मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं। आपका बड़ा ये नहीं होना चाहिए पिन पॉइंट शार्प, जैसे ये बुल्स पे हिट कर रहा है ना, ये यहाँ पर स्पेसिफिक, बिल्कुल ये है मेरा टारगेट, हमें यहाँ हिट करना है। मेजरेबल, आप जिसको मेजर कर सकें, जो आपके रेंज में हो। ऐसा नहीं है कि यू आर फोकसिंग कि हम इस बार लाइक वी आर विनिंग द मेडल इन नेशनल, हम नेशनल में जीत लेंगे इस बार मेडल जाके, या इंटर कॉलेजिएट जीत जाएंगे। तो क्या सही में है ऐसा? तो मेजरेबल होना चाहिए आपके जो टारगेट है। फिर क्या होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलता है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं व्हेन यू आर फोकसिंग मोर, कभी कभी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। बारिश हो जाएगी, आप क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों की ज्यादातर ट्रेनिंग आउटडोर होती है, तब आपके पास कुछ है क्या रास्ता, तब कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन कंडीशंस में, जैसे अभी आप देख रहे हैं अभी जैसे कोविड सीन चल रहा है, तो हो सकता हो कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम इन 2 साल में यहाँ ये करने वाले थे, पर उनका यहाँ प्रोग्राम गड़बड़ हुआ होगा, उनका प्लानिंग गड़बड़ हुई होगी प्रोफेशनल प्लेयर्स की। तो इट मस्ट बी एडजस्टेबल एंड इट मस्ट बी रियलिस्टिक ऑल्सो। वही बात मैं वही बोला, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वी आर फोकसिंग ऑन कि हम इस बार कैसे भी करके वी जस्ट विन द मेडल इन सर्टेन लेवल ऑफ टूर्नामेंट, किसी लेवल में टूर्नामेंट में जीत जाएंगे, एंड इट मस्ट बी टाइम बेस्ड।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट होना चाहिए आपका, जो टाइम इस टाइम तक वी कैन अचीव दिस, so like that we can make, and then it must be exciting. आपका एक्साइटमेंट बहुत होना चाहिए। आप इसमें एक्साइटमेंट की बात क्या आ रही है? बच्चे आ रहे हैं एंड बच्चे आर नॉट एंजॉइंग द ट्रेनिंग, तो फिर वहां प्रॉब्लम है। तो इट मस्ट बी, इट इज नॉट लाइक यू आर गिविंग अ मोनोटोनस ट्रेनिंग। आप मोनोटोनस ट्रेनिंग दे रहे हैं तब वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। तो इट मस्ट बी द ट्रेनिंग मस्ट बी filled with lots of excitement and it must be recorded. तो क्या होना चाहिए? आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका प्रॉपर लेसन प्लानिंग बनना चाहिए, सेशन प्लान होना चाहिए। तो आपका रोज आप जो भी काम दे रहे हैं दैट मस्ट बी मेंटेन एज ए रिकॉर्ड। एक सेशन प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, लेसन प्लान बनाना चाहिए। तो ये जो कुछ एक्रोनिम्स हैं फॉर सेटिंग अप द गोल। नाउ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज वी कॉल द फिट प्रिंसिपल। फ्रीक्वेंसी, आप किस पर बात कर रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, मतलब क्या ट्रेनिंग आप जो दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इस पर फोकस करना है। इंटेंसिटी क्या है, कितना परसेंट पे काम कर रहे हैं, 100% पे कर रहे हैं या 50% पे काम कर रहे हैं। तो दैट डिटरमाइन द टाइम, दैट इज वी कॉल्ड द वॉल्यूम। आपका टाइम कितना है? अगर 100% पे काम कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में चेंज हो जाएगा। आपका वॉल्यूम भी डिटरमाइन करता है ये इंटेंसिटी एंड विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग यू आर गिविंग। मॉर्निंग में आपने एंड्योरेंस ट्रेनिंग करा दी या इवनिंग में यू कैन गिव अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये बहुत फोकस करना है। तो फिट प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल डिजाइनिंग योर सेशन। एक सेशन से दूसरे सेशन में मैच करता है, तो ये फिट प्रिंसिपल ऑलवेज फॉलो। तो आपको कैसे फोकस करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग क्या है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या है, तो ऑलवेज फोकस ऑन फिट प्रिंसिपल एंड देन ऑलवेज फोकस ऑन द फिट प्रिंसिपल्स आल्सो। इस प्रिंसिपल मींस कीप इट सिंपल एंड स्मार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल होना चाहिए। अब नेक्स्ट इज वी आर फोकसिंग ऑन द, इस पर हम करेंगे प्रोग्नोसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर। तो फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या है और लेवल ऑफ प्लेयर क्या है, हमारा लेवल ऑफ कैपेसिटी क्या है, ये डिटरमाइन करता है। एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रेजेंट एंड पास्ट, ये डिपेंड करता है। प्रेजेंट ट्रेनिंग स्टेट, टैलेंट ऑफ द प्लेयर, टाइम पीरियड अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग स्टेट एंड टाइम ऑफ पीरियडाइजेशन टू बी यूज्ड। So how much time we having for preparatory phase 1, for preparatory phase 2, for preparatory phase 3, and for competition phase? How much time we have? So according to the periodization, like single periodization, we are focusing only for one competition. We are focusing for 2 competitions. That is comes under the double periodization. Or we are focusing on the 3 competition. Then we focus on the triple periodization. So like that we have to focus on these aspects. तो जब हम बना रहे हैं या preparing our lesson plan, so we must focus on in these aspects that is called steps in formulation of plan. तो ये कुछ steps हैं that we must focus. फिर हमारा एज क्या है, नेचर क्या है, मैंने फिर से बार बार बोला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहा है, स्टेट लेवल पे जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडोर आउटडोर और फैसिलिटीज क्या है, साइंटिफिक सपोर्ट और नॉट, कंपटीशन कितने हैं, कितने मैचेस मिलेंगे, 7, 8 और 1। फिर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड एंड अरेंजमेंट ऑफ मेसोसाइकिल। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हाउ वी डिटरमाइन द मेसोसाइकिल इन द मैक्रोसाइकिल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द डेट एंड टेस्ट एंड कंट्रोल कंपटीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारा डेट क्या है, टेस्ट क्या है, ये भी डिटरमाइन करती हैं आवर ट्रेनिंग प्लान, दैट इज सेशन प्लान एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द लोड। किस लेवल का लोड रखना है इन सेशन। मॉर्निंग में हमने क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था, क्या ट्रेनिंग लोड रखा था, इवनिंग में क्या होगा, या नेक्स्ट डे क्या होगा,
क्या फुल कंपटीशन खेल क्या है, दैट डिटरमाइन. Load is very much important factor for determining the formulation of plan, session planning. Now this is a overall story. अगर हम एक पूरी स्लाइड में अगर यहाँ बात खत्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि always begin with the complete long-term training program, that is we call LTTP program. This program is basically done by the federations, country federation, and then afterwards we decide basic training stage, advanced training stage, and high performance training stage, and then we move towards the yearly plan. And then we are focusing on the mesocycle plan. We are focusing on the groups or the individual plan और group दोनों पर focus करना है. Then micro and training session plan, and then the training competition. जो ultimate aim क्या है हमारा, to participate in the competition. तो वहां पर जब आएंगे, then afterwards training and performance analysis and assessment. ये जो बहुत untouched part है, maximum लोग इसको छोड़ देते हैं. They never analyze the performance, they never do the assessment, they never introspect the things. अब वो क्या करते हैं, they are finding the faults in the players, they are finding the faults in the teams. जिस टीम से वो हार जाते हैं उसके अंदर भी फॉल्ट निकालने लगते हैं. अगर कोई टीम उनसे बहुत अच्छी है तो they are never try to identify why that team is good, but they are always trying to find the fault and never introspect and never try to analyze and try to do the performance assessment. तो ये बहुत important factor है in the planning. Now I just give you the share tomorrow because we are dealing tomorrow in the session plan. So I am dealing with this sample training plan tomorrow, how to design the training plan, and I just give you the also. So this is overall the overview of the aim and content of different periods in the planning. So just I am showing you like that you can also design your plan also. So basically this is a totally a different story, and we must understand, and we are just talking about the periodization, how we divide the different phases. So we are just focusing, I just already told you, in the preparatory phase, we start the training program like that. Here we are just trying to get the top form, and afterwards we are reducing the load, and here we just come loss of the performance. So in the preparatory phase, we are just saying this is a base creation. This is a base creation. Here we achieve the top form, and this is we call the loss of performance. So this is called the transition phase. So यहाँ से we reduce the load. So we are gradually increasing the load like that. So I am just telling you here. So we are more focusing in PP1 in the load parameter on the physical exercises, general motor abilities, specific motor abilities, flexibility and technique and tactics. Very less focus on the competition. We are more focusing about in the PP2 general motor abilities and physical, and focusing more on the specific motor abilities, and little bit increase in the technical aspect. We are just teaching the techniques also, new techniques also, and focusing little bit, only very less focus on the tactics part, and just gradually increase the competition. In PP3, just focusing like that only. We are increasing the tactical level, tactical training more, give more emphasis on tactical training, and now reducing the technical aspect. In the competition phase, when we are near to the competition, we are giving the more tactical training. We are giving more competition, build-up competition to our students, so that they can easily participate in the real environment, and flexibility training and all.
Along with that, we are also maintaining the motor component, physical abilities also. And then afterwards, on the transitional phase, we are focusing on this part also. So we also giving the general motor abilities, physical exercises, and flexibility training. And this phase is basically called the active recovery phase. So active recovery phase is called. So इसमें ये नहीं होता कि हमें complete rest दे देना है. So we just change the game, like players play other type of activities, do other type of activities, cycling, swimming, jogging, running, playing football, basketball, whatever they can play in the transitional phase. So this is a like overview of the planning and how this plan is we can make in this manner. So this is just how we design microcycle, macrocycle, and phases and all. So here is today's topic. Thank you very much for patience hearing. Now session is open for question and answer.